नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या पाव पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के पेपर 2 की सीरीज़ अब स्टार्ट करी है। इससे पहले हम पेपर 1 की सीरीज़ आपकी ख़त्म कर चुके हैं। पेपर 2 की सीरीज़ में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, जो कि हम यहाँ तक कर चुके हैं। इसके आगे हमें करना था पेज नंबर 43 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिज कोर्स से तात्पर्य है ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। अगला प्रश्न है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। कक्षा 1 के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार अनुभव प्राप्त नहीं होता था है। बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि तक बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, मैकाले के निस्यंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए की जाए, जहाँ से वह स्वतः ही धीरे धीरे छन कर निम्न वर्ग तक पहुँच जाएगी। छनाई से तात्पर्य किसी द्रव का छन छन कर नीचे जाने से है। शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग की दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुँचने से है। अगला है, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में वुड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियाँ क्या हैं? तो प्रमुख संस्तुतियाँ क्या हैं? इस घोषणा पत्र द्वारा प्रथम बार यह अनुभव किया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व सरकार पर है। शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया। शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश की गई। अगला है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुतियों पर हुई? तो डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 21 से के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार से क्या निहित है? तो अनुच्छेद 21 के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निम्न बात निहित है, राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अगला है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो इसका उत्तर है नहीं। अगला है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। अगला है, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। तो मिशन स्कूल में पाई जाने वाली विशेषताएं निम्न हैं। कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा है। इन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में छनाई सिद्धांत से क्या आशय है? तो शिक्षा के क्षेत्र में निस्यंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग को दी गई शिक्षा को कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचाने से है। अगला है, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। तो लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियाँ शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 सन 1901 में लॉर्ड कर्जन से शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन और सुधार करना था। इस सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किए गए जो शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव और कर्जन की शिक्षा नीति के आधार बने। इस नीति के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय आयोग को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात तदुपरांत 11 मार्च 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में प्रकाशित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? तो संपूर्ण भारत में शैक्षिक संरचना एक समान होनी चाहिए। यह शैक्षिक संरचना 10+2+3 के आधार पर होनी चाहिए और इसे सभी राज्य अपने अपने यहाँ लागू कर दें। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई? स्पष्ट कीजिए। यशपाल समिति की रिपोर्ट में। NCFTE 2009 क्या है? तो शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 NCFTE 2009 शिक्षक शिक्षा हेतु एक नवीन दस्तावेज है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य, पेशेवर और मानवीय मूल्यों से युक्त शिक्षकों को तैयार करना है। अगला है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका, पाठ्यपुस्तक, कक्षा शिक्षण सामग्री, मानवीय ग्लोब चार्ट, खेल सामग्री व खिलौने, विज्ञान किट। पी मोस्ट क्या है?
तो यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों के अवगत कराना है। एसओपीटी का पूरा नाम लिखिए। एसओपीटी का पूरा नाम है प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। NPEGVFL प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना क्या है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को शिक्षा से सार्वभौमिकरण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो विश्व बैंक। अगला है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास तथा बाल श्रम समस्या का पूर्ण रूप से उन्मूलन करना है। स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता दर 14% थी, जो बढ़कर लगभग 74% हो गई। लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया? लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण में भारत में शिक्षा का उद्देश्य बताया अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यूरोपीय आवश्यक सुविधाओं को सुलभ कराना। अगला है पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? मिड डे मील कार्यक्रम को एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 को पूरे देश में लागू किया गया था। 450 कैलोरी देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत न्यूनतम 200 दिनों हेतु निम्न प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा एवं 8 से 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम 100 कैलोरी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने का प्रावधान है। NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? 1986 की शिक्षा नीति जो कि 1993 में संशोधित हुई। NCF 2005 का अस्तित्व 1993 में 1986 की संशोधित शिक्षा नीति से अस्तित्व में आया। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा का सार्वजनिकरण या लोक व्यापीकरण या सार्वभौमिकरण का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। अगला है बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1989 को की थी। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना है था। अगला है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। पी मोस्ट अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य एक पढ़ाए एक है। NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। अनुसंधान और नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग, विज्ञान किट। अगला है DPEP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए विश्व बैंक इसमें सहायता करता है। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है? तो मुख्य कठिनाई सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव, शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। BEP क्या है? शैक्षिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी है। यह परियोजना प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु संचालित की गई। इस परियोजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर मुख्य रूप से महत्व दिया गया। सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना था। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। अगला है CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करना है? तो CTE माध्यमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है। अगला है पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो NCERT नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगला बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग कौन कौन से हैं? बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग इस प्रकार हैं। विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन, उपलब्धि प्राप्त करना, सतत शिक्षा। अगला है ब्रिज कोर्स से क्या आशय है? ब्रिज कोर्स से तात्पर्य ऐसा कोर्स जो शिक्षा में वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए, उन्हें शिक्षा में जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराए जाएं। अगला है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं प्राथमिक शिक्षा का महंगी होना, स्कूलों की उपलब्धता, उद्देश्यों की अस्पष्टता, दोषपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, अप्रशिक्षित अध्यापक, अपव्यय एवं अवरोधन। शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है? शिक्षा को समवर्ती सूची में से रखने का उद्देश्य है कि शिक्षा से संबंधित निर्णय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों आवश्यकता अनुसार ले सकें। केंद्र सरकार है, ये गलत बन टाइप हुआ है, केंद्र सरकार। अगला है स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 से प्रारंभ हुआ।
अगला है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में। अगला है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की? सन 1781 के वेरेन हास्टिंग ने की थी। अगला है राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अभिकरण है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीई, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संस्थान एनआईईपीए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आईजीएनओयू इग्नू, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस। अगला है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभ शिक्षा से क्या आशय है? यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभ शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करना सरकार के लिए अनिवार्य बताता है। अनिवार्य रूप से यह अधिनियम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सभी बच्चों को मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। अगला है वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? तो श्री बसु ने इस घोषणा पत्र की प्रशंसा में यह कहा, यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलालेख है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया है। इस घोषणा पत्र को श्री जेम्स ने भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा। भारतीय शिक्षा में जो उससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो इसके उपरांत हुआ वह इसी से निकलता है। इसी कारण कुछ विद्वान इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और बताना चाहूँगा कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सीरीज़ की पीडीएफ परचेज करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। तो ये इसका प्राइस 5 रुपये है। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।